नमस्ते। हमास के नेता इस्माइल हानिया की ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या के बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति बन गई है। एक तरफ जहां ईरान ने कड़ी कार्रवाई करने की कसम खाई है, तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा कर दी है कि वो किसी भी चीज के लिए तैयार हैं। अगर हमला किया गया तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस तनाव के चलते कई देशों ने अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने का आग्रह किया है। एक बात समझने की है कि ईरान के पास सैन्य बल और हथियार ज्यादा दिखते हैं, लेकिन वे बेहद ही पुराने हैं। उनका रखरखाव भी बेहतर नहीं है। उस पर कई पाबंदियां भी लगी हुई है। दूसरी ओर इजराइल के पास अत्याधुनिक हथियार हैं। पश्चिम एशिया में चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद वह अपनी लड़ाइयां लड़ता रहा है और जीतता भी रहा है। बेशक उसके पीछे अमेरिकी मदद ही रही है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच कोई युद्ध हुआ तो वह ईरान और इजराइल के बीच तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसमें और भी ताकतें शामिल हो जाएगी। साथ ही देश खुलकर साथ नहीं आए तो उनके हथियार इन देशों के साथ हो सकते हैं। साफ है कि ईरान और इजराइल के बीच जंग में इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। इसको लेकर पूरी दुनिया दो खेमों में बटी नजर आ रही है। आने वाले सालों में भू राजनीतिक परिदृश्य और भी अधिक अस्थिर होने की संभावना है। हमास के भीतर गुट इजराइल के खिलाफ अधिक आक्रामक रुख अपनाने के लिए एकजुट हो सकते हैं, जिससे संभावित रूप से गाजा इजराइल सीमा पर तनाव बढ़ सकता है और हिंसा में वृद्धि हो सकती है। इजराइल को पश्चिम एशिया के अंदर समर्थन नहीं मिलना है, लेकिन उसके साथ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी समेत यूरोप के ज्यादातर देश हैं। ऑस्ट्रेलिया भी उसके साथ है। वास्तव में यही इस देश की ताकत है। इसके अलावा पड़ोसी अरब राज्यों की प्रतिक्रियाएं, खासतौर से वे जो पहले अब्राहम समझौते के तहत इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य कर चुके हैं, महत्वपूर्ण रहेगी। यूएई और बहरीन जैसे देश खुद को कूटनीतिक दलदल में पा सकते हैं, जहां उन्हें अपनी आबादी से फिलिस्तीनी मुद्दे के साथ एकजुटता से खड़े होने और इजराइल के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को संतुलित करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ सकता है। मौजूदा कूटनीतिक समझौते का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि सरकारें हत्या और हमास और सहयोगी गुटों की ओर से होने वाली जवाबी कार्रवाई पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। सितंबर 2020 में किए गए अब्राहम समझौते ने इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान सहित कई अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य कर दिया है, लेकिन मध्य पूर्व में एक और जंग बड़ा उलटफेर कर सकती है। ईरान को पास पड़ोस के देशों का समर्थन ही नहीं, मदद भी मिलेगी। इनमें फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, कतर, ओमान जैसे देश हैं। रूस और चीन भी ईरान के साथ खड़े हैं। इसके अलावा तुर्की जैसा देश, जो ऐतिहासिक रूप से हमास और क्षेत्र में इस्लामी आंदोलनों का समर्थन करता है, अपने कूटनीतिक प्रयासों और सहायता को बढ़ा सकता है। इससे राज्यों का एक नया समूह मजबूत हो सकता है, जो इजराइल और उसके पश्चिमी सहयोगियों को चुनौती दे सकता है। संभावित रूप से पश्चिमी शक्तियों और ईरान के साथ गठबंधन करने वाले देशों के बीच दरार पैदा कर सकता है, और यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित मौजूदा सीमाओं को भी चुनौती दे सकता है। इसके अलावा रूस इस स्थिति को मध्य पूर्व में अपने प्रभाव का विस्तार करने के अवसर के रूप में देख सकता है। रूस ने अक्सर ईरान का समर्थन किया है और क्षेत्र में अमेरिकी नीतियों का विरोध किया है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान ने प्रोक्सी समूह के एक नेटवर्क के जरिए पूरे मध्य पूर्व में व्यवस्थित रूप से अपना असर बढ़ाया है, जिसे सामूहिक रूप से प्रतिरोध की धुरी के रूप में जाना जाता है। इस नेटवर्क में लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हुती, इराक में विभिन्न मलेशिया और सीरिया और गाजा में आतंकवादी समूह शामिल हैं। ये प्रोक्सी ईरान के रणनीतिक हितों की सेवा करते हैं, जिससे उसे पूरे इलाके में असर डालने और विरोधियों को चुनौती देने की ताकत मिलती है। ईरान के इरादों को भांपते हुए अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने का संकल्प लिया है, जिसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में एक विमानवाहक हमला करने वाला समूह, अतिरिक्त बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा सक्षम जहाज और एक नया लड़ाकू स्क्वाड्रन तैनात किया गया है। इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। ईरान की ओर से संभावित जवाबी हमले की तैयारी भी कर रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।